कश्मीर के आज के इस पॉडकास्ट के शुमारे हम गुफ्तगू कर रहे हैं एक बहुत ही वरिष्ठ और दिग्गज जर्नलिस्ट जो जम्मू बेस्ड है और कश्मीर से ताल्लुक़ है उनका। आप है अश्विनी कुमार जी जो अभी कश्मीर में हमसे बात कर रहे हैं। अश्विनी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। अश्विनी जी जब हम बात करने से पहले थोड़ा आपके बारे में जाने, वो आपने कहाँ से अपना फील्ड कैरियर चालू किया और आपने बहुत बड़े पोजीशनों पे काम किया। आप जनरल सेक्रेटरी थे जम्मू प्रेस क्लब के, आप प्रेसिडेंट रह चुके हैं वहाँ पे जम्मू के प्रेस क्लब के, जिसको आपने बहुत ऊंचाइयों तक ले लिया। लेकिन एज कम्पेयर टू जो अदर प्रेस क्लब्स है उनको, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपका जो जर्नलिज्म कैरियर है वहाँ कहाँ से चालू हो गया और तो बड़े आपने फिर आज तक जो इंडिया टुडे का ग्रुप है उस पर भी आप ब्यूरो बन के रहे और उसके बाद आपने ट्रिब्यून में, उससे पहले ट्रिब्यून में काम किया और बड़े बड़े पोजीशनों पे काम किया, फॉरेन टीवीज पे काम किया आपने और फॉर एजेंसीज में काम किया। तो ये हमारे जो नाजरीन हैं उनको जरा ये बताइए कि आपने मतलब कहाँ से चालू किया और इस इतनी पोजीशनों पे आपने कितनी मेहनत करी है और कैसे, और उसके साथ ही फिर हम आगे भी बात करेंगे। जी वानी साहब, बिल्कुल आपने जो इंट्रोडक्शन दी है मैं थोड़ा सा और ऐड कर देता हूँ। बेसिकली आई एम द सन ऑफ द सॉइल व्हिच इज गोशु असली। आई एम बोर्न एंड बॉट अप इन हब्बा गदल एरिया एंड बट मेरी स्कूलिंग जो है वो पंजाब में हुई है, जम्मू में हुई है। तो माय फादर शिफ्टेड फ्रॉम दिस प्लेस इन 1953। तो हमारा स्कूलिंग सब बच्चों का बाहर रहा, पढ़ाई लिखाई सबकी बाहर रही है। और मैं कॉलेज टाइम में ही जब 18 साल की उम्र थी मेरी, तो मैं लिखना पढ़ना शुरू कर दिया था, जर्नलिस्टों को मिलना शुरू कर दिया था, जर्नलिस्टों से बैठना शुरू कर दिया था। और एक दौर था वो कि जब सीनियर जर्नलिस्ट के साथ हाथ मिलाना की बात करना बड़ा मुश्किल था। और हमने देखा है कि वो दौर भी देखा है जब जर्नलिस्ट लोग जो सीनियर जर्नलिस्ट थे वो सिखाते थे और हमने उन लोगों से सीखा हुआ है, फुल स्टॉप और कॉमा तक गलतियां निकालते थे। मुझे लगता है कि आज का वो दौर है या कोई सिखाने वाले हैं, अभी भी हैं, काफी लोग हैं कश्मीर में, मैं जानता हूँ लोगों को अभी भी जो भी काफी सीनियर पोजीशन में हैं, बुजुर्ग भी हैं। मैं 18-19 साल की उम्र में ही जर्नलिज्म शुरू कर दिया था, कॉलेज में पढ़ता था मैं। और उसके बाद जैसे मैंने ग्रेजुएशन पास की तो मैं एक मेरे फादर के दोस्त थे जर्नलिस्ट, तो उन्होंने मुझे देखा कि इसको लिखने पढ़ने का शौक है, तो उन्होंने मुझे बोला कि इसको अखबार शुरू करवाओ या अखबार शुरू करवाओ इससे। तो मुझे पता नहीं था कुछ भी एंड उसका नाम था दुर्गादास अबरोल। तो एक दिन मैं उनके पास बैठा था तो शेख साहब के साथ उसकी टेलीफोन पर बात हो रही थी, ब्लैक सा फोन होता था, तो बड़ा गर्मा गर्मी चल रही थी फोन के ऊपर। वीकली अखबार था उनका, तो बड़ा गर्मा गर्मी हो रही थी कि आपने आर्टिकल लिखा, आपने एडिटोरियल लिखा है, आपने मेरे खिलाफ लिखा है, तो उसने जो करना कर लो। तो मैंने उससे पूछा, अंकल आप किससे बात कर रहे थे, लड़ाई किससे कर रहे थे? उससे कही शेख अब्दुल्ला था, उसके साथ बात हो रही थी। तो मैं एकदम इम्प्रेस हुआ कि एक छोटा सा आदमी टूटे से मकान में रह रहा है और शेख अब्दुल्ला से बात कर रहा है, तो ये तो बड़ा जबरदस्त आदमी होगा। एंड ही एनकरेज मी, उसने काफी मुझे एनकरेज किया और मैं आगे चला धीरे धीरे। बड़ा उस वक्त दौर था, लोग बड़े कम जर्नलिस्ट होते थे और कुछ लिमिटेड जर्नलिस्ट होते थे यहाँ पर पूरे जम्मू कश्मीर में। इंडियन एक्सप्रेस में एक सीबी कोर होते थे, वो 6 महीने कश्मीर में, 6 महीने जम्मू में थे। पीटीआई में पीएन जलाली साहब होते थे, वो 6 महीने जम्मू में, 6 महीने कश्मीर में। ऐसे ही बीके डेथे होते थे टाइम्स ऑफ इंडिया में, वो भी 6 महीने जम्मू और 6 महीने दरबार के साथ उनका भी होता है। एसएस बनियाल होते थे, वो हिंदुस्तान टाइम्स के थे, वो भी दरबार के साथ 6-6 महीने निकालते थे।
JN रैना साहब होते थे, UNI के चीफ होते थे। मैं आपको 90 पहले की बात सुना रहा हूँ आपको। नहीं, कम से कम ये जो आज के जो जर्नलिस्ट हैं तो कम से कम वो भी जानेंगे कि जर्नलिज्म कैसे क्या होता है, और उनको भी समझ में आएगा कि आज के जर्नलिज्म और पहले के जर्नलिज्म में कितना फर्क है। वानी साहब, पहले का जर्नलिज्म और अभी के जर्नलिज्म में बड़ा फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। और आज का जो बच्चे हैं वो बड़े फास्ट चलते हैं और टेक्नोलॉजी बड़ा मैटर करता है। हमारे वक्त इतनी टेक्नोलॉजी नहीं होती। हमने वो टेक्नोलॉजी देखी जब हम टेलीग्राम के थ्रू जो है मैसेज भेजते थे, टेलीग्राम के थ्रू न्यूज जाती थी। टेलीप्रिंटर देखा होगा आपने, सुना होगा। मुझे लगता नहीं है लोगों ने टेलीप्रिंटर भी देखा होगा। आज की जो जनरेशन है, हम टेलीप्रिंटर के थ्रू खबरें भेजते थे। मैं ट्रिब्यून में था तो हम टेलीप्रिंटर यूज करते थे, टेलीप्रिंटर के थ्रू मैसेज आती थी। बड़े कम फोन होते थे, STD फोन ऑफिस में होते थे, बड़े यूज भी कम करने देते थे, कॉस्टली होता था। उस वक्त का टेलीविजन मैं बता रहा हूँ आपको, 90 से पहले के बता रहा हूँ। टेलीविजन 94-95 में टेलीविजन, प्राइवेट टेलीविजन आया, जैसे इंडिया टुडे, आज तक वाले आ गए, जी वाले आ गए। तो ऐसे ऐसे शुरू हुआ। तो वो जो टेक्नोलॉजी थी वो टेप्स वाली टेक्नोलॉजी थी। टेप्स में था जैसे हाई बैंड, लो बैंड टेप्स होती थी, फिर बीटा टेप आई, फिर उसके बाद हाई 8 टेप आई। तो ये टेपें शायद आज के बच्चों ने, आज के जर्नलिस्टों ने देखी भी नहीं होगी, बट मैंने सारे ये प्रिजर्व करके रखी हुई हैं। सारा रिकॉर्ड मेरे पास पड़ा हुआ है वो टेप्स का। कैमरेज, जो कैमरे यूज होते थे उस वक्त कैमरे और आज के कैमरे में तो हाई इतनी क्वालिटी का फर्क है, पिक्सल का इतना फर्क है। तो उस वक्त का जर्नलिज्म, इसके जर्नलिज्म में जमीन आसमान का फर्क है। उस वक्त काफी स्लो जर्नलिज्म होता था। आज जर्नलिज्म जो है ऑन स्पॉट, ऑनलाइन जर्नलिज्म ज्यादा मैटर करता। उस वक्त अखबार वाला 1 या 2 खबर भेजता था। आज का जो अखबार वाला है उसको ऑन स्पॉट, अगर प्राइम मिनिस्टर की स्पीच चल रही है तो उसको ऑन स्पॉट ऑनलाइन जो है अपनी खबर जो है अपने ऑफिस को भेजनी है और वो अपलोड साथ में होगी। उस वक्त ये नहीं होता था कि अगर सुबह चीफ मिनिस्टर ने कोई बयान दे दिया है तो वो 4 बजे के बाद, 5 बजे के बाद भेजा जाता था। आज वो सिचुएशन नहीं है। अगर कोई रिपोर्टर उसमें डिले करता है तो मुश्किल है वो डिपार्टमेंट में या उस कंपनी में रहेगा। अभी का मैं आपको बता दूं कि जो अभी के जर्नलिज्म में, और जब से सोशल मीडिया आया है उसके बाद जो जर्नलिज्म में काफी बदलाव आया है। अभी आप देखिए कि कोविड के दौरान जो है सब कुछ जो डिजिटल मीडिया पर, सरकार भी डिजिटल मीडिया पर आ गई है। अभी जैसे इंडिया और पाकिस्तान का जो माहौल काफी गर्म हुआ था, उसके दौरान जो है यूएस के प्रेसिडेंट ने ट्विटर के थ्रू उन्होंने मैसेज दे दिया कि दोनों को बोल दिया गया है, दोनों देशों को, भारत और पाकिस्तान को, किस चीज पर कर दिया। तो डिजिटल मीडिया देखिए कितना इम्पोर्टेंट है और स्ट्रांग भी है। और उससे पहले जो है यूएस प्रेसिडेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस देता था, फिर इंडियन प्राइम मिनिस्टर यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस देता था, फिर पाकिस्तान वाले बाद में देते थे। आज जो है ट्विटर के सुबह साहब जब उसे नींद से उठे तो सुबह देखा कि ट्रंप ने जो है उन्होंने ट्वीट किया है, उसके बाद दूसरा ट्वीट किया है उसने। तो अभी ये वाला जर्नलिज्म जो है काफी फास्ट है, बट खतरा भी है। जर्नलिज्म की जो जर्नलिस्ट की जो पहले वैल्यू थी, जब हम चलते थे, मैं एक वक्त था कि मैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब में अकेला कवर करता था। किसके लिए कवर कर रहे थे आप? मैं आज तक टीवी में कवर करता था। मैं कल ही किसी से बता रहा था कि हिमाचल से किसी दोस्त का आया था, मैंने कहा कि वहां पर करमापा लामा वो है, रिलीजियस लीडर है, वो तिब्बत से 1700 किलोमीटर पैदल चल के आया था। और हमें रात को पता लगा कि करमापा लामा कोई चीज है, और हम जम्मू से रात को निकले थे गाड़ियों पर, और वो टेप लेके हम दिल्ली, रात को ही टेप लेके दिल्ली पहुंच गए थे, क्योंकि दैट वाज ए बिग न्यूज। आज का जो पोजीशन ये है कि सबसे पहले हमने आज तक में वो स्टोरी को ब्रेक किया, तब डीडी दूरदर्शन पर आज तक 20 मिनट का प्रोग्राम होता था, और सेकंड डे जो बीबीसी, बाकी जो CNN, सब लोग वहां पहुंचे थे। अब देखिए कि बाय रोड हम गए, बाय रोड आए, और बाय रोड ही दिल्ली भी टेप गई। बट आज का जो माहौल है कि आज आपके पास लाइव है, आपके पास ओबी वैन्स हैं। अभी ओबी वैन्स भी एब्सोल्यूट हो गई है। आज आपके पास मोबाइल फोन है,
जो कि मोबाइल फोन से आप लाइव जा सकते हो। आपके पास इतने सॉफ्टवेयर हैं कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। अभी जो ओबी वैन एक वक्त होती थी 2-2.5 करोड़ की होती थी, आज लाइव व्यू में आपके पास जो अच्छा लाइव व्यू है 5-7 लाख रुपए का मिल जाता है, उससे सस्ते भी मिल जाते हैं। तो अब देखिए टेक्नोलॉजी कितनी फास्ट है। अभी पहले ओबी में ड्राइवर, इंजीनियर, कैमरामैन, रिपोर्टर ये सब चलते थे। ओबी अलग चलती थी और एक एसी गाड़ी अलग चलती थी। आजकल कंपनीज ने पैसा बचाने के लिए कहा कि ओबी वैन में एक सीट ऐड कर दी है और उसी पे कैमरामैन बैठ जाता है, उसमें रिपोर्टर बैठ जाता है, उसमें ड्राइवर बैठ जाता है। तो उसको कहते हैं कि आप ड्राइवर को हेल्प कर दिया करो, वो ओबी को अप करने में वो सिखा दिया है और वहीं से आप लाइव चले जाओ। ऐसे ही अभी लाइव व्यू जो आया है, सबके पास लाइव व्यू देखा होगा आपने, पीछे शोल्डर के पीछे टांगा होता है और इवन प्राइम मिनिस्टर की कवरेज भी लाइव व्यू से ही होती है। और नॉर्मल जो मूवमेंट की सब, चाहे वो एनआई हो चाहे दूसरी एजेंसीज हो, वो सारे उसको यूज करते हैं। पर टेक्नोलॉजी दिन ब दिन चेंज हो रही है। बट सबसे ज्यादा जो मुझे जो खतरा लग रहा है जर्नलिज्म को, जो सबसे ज्यादा वो सोशल मीडिया से हो रहा है। एक वक्त होता था जब टीवी चैनल्स होते थे, जो बाज़ाब्ता एक कंपनी बैठी हुई है, वहां पर एडिटर होता है, इनपुट एडिटर होता है, आउटपुट एडिटर होता है, वहां पर एडिटिंग पैकेजिंग टीम बैठी होती है, पीसीआर होता है, चेक रीचेक हर जगह होता था खबर के बारे में। अभी कोई चेक नहीं है। अभी कोई चेक नहीं है। सोशल मीडिया, आप अपना यूट्यूब चैनल है, आपका फेसबुक चैनल है, आपका पास इंस्टा है, आपके पास फेसबुक है, आप अपने आप जो मर्जी चला दो, कोई भी चेक करने वाला, चाहे मतलब गठिया भी हो वो भी चलेगा, भी हो। आप चाहे आप रिपोर्टर भी हो, आप एडिटर भी हो, आप इनपुट एडिटर भी, आउटपुट एडिटर भी हो, उसके बाद क्या रिएक्शन होता है वो बड़ा डेंजरस है। और बड़ी दफा आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने अभी काफी चैनल्स, जो यूट्यूब चैनल, फेसबुक को ब्लॉक भी किया है। वो इसलिए किया है कि कंट्रोल कुछ नहीं है। सोशल मीडिया डजंट मीन कि आप जो आन फान चला दो, इसमें आपको सिक्योरिटी का खतरा भी हो सकता है, कंट्री का खतरा भी हो सकता है। आप लिमिट में चलाइए, बट एटलीस्ट देयर शुड बी सम चेक। अभी जितने भी आप में न्यूज चैनल्स हैं, उनके सबके यूट्यूब चैनल्स हैं, सबके फेसबुक्स हैं, इंस्टा है, सब कुछ है, बट वहां पर चेक है, चेक एंड बैलेंस होता है। मैं नहीं बोलता हूं कि वहां भी गलत नहीं चलती, खबर चलती है, बट सोशल मीडिया पर कोई कंट्रोल नहीं है। आपके पास कोई लाइसेंसिंग की जरूरत नहीं है। न्यूज चैनल चलाना हो तो आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। अश्विनी जी, थोड़ा सा मैं आपसे यहाँ पे मतलब माजरत चाहता हूँ, लेकिन ये जो सोशल मीडिया है, इसमें वो लोग जुड़े हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, जो कोई अभी कल तक कुछ दूसरा कोई काम कर रहा था, तो वो आज इस फील्ड में आ रहा है, तो कोई वहां पे भी मतलब डिग्री का को तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसकी वजह से भी एक ये सोशल मीडिया दिन ब दिन ये मतलब एक जैसा वबाल सा बन गया है। बिल्कुल भाई साहब, हम भी इस पर जब मैं प्रेसिडेंट प्रेस क्लब था, हमने भी उस वक्त गवर्नर को लिखा था कि इस पर कुछ चेक किया जाए। हम भी आपकी मदद करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए। अब देखिए, जिस आदमी ने जर्नलिज्म किया, मास्टर इन जर्नलिज्म किया या पीएचडी किया है, मास्टर जर्नलिज्म को नॉर्मली जो है अभी करीबन 1500-1800 इंडियन मास कम्युनिकेशन का प्रोडक्ट है पर ईयर। ऐसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू है, कश्मीर यूनिवर्सिटी कश्मीर में है, यहाँ भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जम्मू में भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहाँ भी जर्नलिज्म है, वहाँ भी आईएमसी है। ऐसे पूरे इंडिया में जैसे जामिया है, ब्रांडेड यूनिवर्सिटी है, जहाँ पर अच्छा जर्नलिज्म पढ़ाया जाता है और वहाँ का प्रोडक्ट बड़ा अच्छा है। अब इतने हजारों की तादाद में जर्नलिस्ट निकलते हैं। अब उन बच्चों का क्या हाल होगा जो कि क्वालिफाइड हैं, और उसके सामने जो है अनक्वालिफाइड जो है, जिसको 10वीं पास भी नहीं, 8वीं पास भी नहीं है, उसके लिए हमारी भी डिमांड शुरू से रही है कि गवर्नमेंट को उसके लिए कम से कम कुछ रेगुलेशन बनाने चाहिए, एक्ट में चेंज करने चाहिए। अगर आपको इंजेक्शन लगाने के लिए कंपाउंडर की ट्रेनिंग एक साथ ही करनी पड़ती है, मेडिकल असिस्टेंट की ट्रेनिंग करनी पड़ती है, दवाई बेचने के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, और आपको अगर कोई चीज करनी है, रिवॉल्वर भी आपको लेना है, आपकी पुलिस वेरिफिकेशन होती है और आपको उसके लिए पूरा लाइसेंस होता है। बट इसके लिए तो लाइसेंस कुछ भी नहीं है। इसमें एक और चीज है ना, अगर
मतलब ये जो अनक्वालिफाइड लोग हैं जो ये सोशल मीडिया पे रहते हैं, अगर ये ट्रैश चलाते हैं तो इसमें ये इतना वायरल हो जाता है, इसमें इतनी लाइक्स बढ़ जाती है या इतने शेयर्स होते हैं, जो क्वालिफाइड होता है उसका मतलब उसका तो कोई वैल्यू नहीं रहता वहां पे। बिल्कुल, ये एक गंभीर स्थिति है और बड़ा सीरियस मैटर है, और जितने भी पुराने जर्नलिस्ट हैं वो उसको वॉच कर रहे हैं। हमने भी सरकार को एक 2-3 दफा कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो मैं भी उसमें बोला था काफी कि भाई आपको छोटे सा काम करने के लिए आपको लाइसेंस की जरूरत है। अखबार शुरू करना है उसके लिए आपको लाइसेंस की जरूरत है, आपको पूरी वेरिफिकेशन होती है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपको लाइसेंस देता है और दिल्ली से आपको टाइटल वेरिफिकेशन, RNI के रजिस्ट्रेशन, भाई इसके लिए भी कुछ हो। अब जो रूल है, IT रूल है और इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का है, उसमें आपको ये है कि आपको अपना रजिस्टर किया यूट्यूब या फेसबुक को, और वो आप जस्ट इन्फॉर्म टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनको एक मेल डाल दो कि मैं जी सो एंड सो आदमी जो है ये कश्मीर से या जम्मू से या दिल्ली से ये एक यूट्यूब चला रहा हूँ, ये मेरा एड्रेस है, ये मेरा फोन नंबर है, बस ये रूल है। और इसके लिए हमने लास्ट टाइम भी कंटेस्ट किया था, हमने लिख के भी दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी, यहाँ पर गवर्नर रूल था उस वक्त, तो उनको भी लिख के दिया था कि आप ये चेक कीजिएगा कि कौन से लोग हैं ये जो चला रहे हैं, कम से कम वेरिफिकेशन तो कीजिए। अब बिजनेसमैन जो लोग हैं वो अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए या उसको कराने के लिए, उसके फायदे लेने के लिए, मैक्सिमम लोग जो है बिजनेसमैन लोग हैं वो इसमें आ चुके हैं। अब जिसने डिग्री किया, मास्टर जर्नलिज्म किया है, उसकी क्या ऑकवर्ड पोजीशन है कि वो इतना पढ़ा लिखा है, मास्टर जर्नलिज्म किया है उसने, और वो एक बिजनेसमैन के पास जो कि हार्डवेयर का काम करता है या सब्जी बेचता है या किराने का काम करता है, उसके पास नौकरी करे, कितना देगा? अभी जो मार्केट के जो रेट्स हैं जो जम्मू कश्मीर में जो मैं देख रहा हूँ सारे, मैं दोनों कैपिटल की बात करता हूँ, 15,000 20,000 बस इतना ही है। तो उस माँ बाप का क्या कसूर है जिसने एक इमोशनल होके और बच्चे को दिल्ली भेजा, वहां जर्नलिज्म कराया और इतना पैसा खर्च किया, 2 साल का उसने जर्नलिज्म किया, उसको ये पता था कि ये जर्नलिस्ट होगा और बड़ा चैलेंजिंग जॉब करना है। और बच्चों को भी यही, जब हमने ज्वाइन किया था हम तो एक पैशन लेके निकले थे, आज भी इस एज में भी पैशन है, अभी भी लिखता हूँ मैं, अभी भी पढ़ता हूँ मैं। अभी बच्चे के, आज के जो बच्चे हैं वो पढ़ते नहीं है, उनके पास ऑनलाइन सारा अवेलेबल है, उनको पढ़ने की जरूरत नहीं। मैं कहता हूँ अनिल साहब कि जबकि जर्नलिज्म में पढ़ना हर हालत में, अपना वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए या अपना जो ग्रामर को बढ़ाने के लिए पढ़ना तो हर हालत में बहुत जरूरी है, लेकिन ये लोग पढ़ते नहीं है, ऐसे ही आके फेसबुक पे बैठे या कहीं पे बैठे, ट्विटर पे या यूट्यूब पे चलाया तो वो जर्नलिस्ट हो गए। मैं वही कह रहा हूँ कि आज के जो यंग जनरेशन है उनसे यही मेरी एडवाइस है, रिक्वेस्ट है कि आप पढ़िए, आप चाहे ऑनलाइन पढ़िए, चाहे आप किताब से पढ़िए, जो मजा किताब में है वो ऑनलाइन में नहीं है। मेरी सोच है, उनकी सोच कुछ अलग है। यंगर जनरेशन कहती है कि आप पुरानी बातें कर रहे हो, किताब पढ़ना है, किताब उठाना है और पढ़ना है। खैर उनका अपना व्यू पॉइंट है, और आपको हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। अगर आप स्टोरी करने जा रहे हैं, अगर आप टेलीविजन में स्टोरी करने जा रहे हैं, घर से निकले हैं, एटलीस्ट यू शुड नो दैट मैं स्टोरी क्या करने जा रहा हूँ, उसका रिसर्च वर्क करिए, जो कि बच्चे रिसर्च वर्क करते नहीं हैं। अगर आप किसी VIP का इंटरव्यू करने जा रहे हैं, लेट अस प्रिज्यूम कि आप उमर अब्दुल्ला का इंटरव्यू करने जा रहे हैं, महबूबा मुफ्ती का करने जा रहे हैं, या और किसी फारूक का करना जा रहे हैं, तो जो जर्नलिस्ट है वो पहले क्वेश्चनरी बनाए कि उसको मैंने शूट क्या करना है, क्वेश्चंस क्या शूट करने हैं, उसके बारे में रिसर्च करे कि रिसर्च में ये आए कि इसकी बैकग्राउंड क्या है, जो VIP है वो आपको वो भी लेना है। वो बच्चे पढ़ते नहीं है, वो कहते हैं जी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर, चलो उठते हैं, चलते हैं, इंटरव्यू करते हैं, गपशप मारते हैं, तो आपकी जो है रेटिंग कहाँ आएगी? जब तक आप ऑकवर्ड क्वेश्चन नहीं करोगे उनको, मैं नहीं बोलता हूँ कि आप 100% नेगेटिव सवाल करो उनको, एटलीस्ट अगर आप शुरू में पॉजिटिव क्वेश्चंस करते हैं उसके फैमिली के बारे में, पर्सनल लाइफ के बारे में, देन एटलीस्ट शूट 5-6 क्वेश्चन की जिसमें वो इरिटेट हो और वो कुछ ना कुछ बोल जाए। उस तरह से नॉर्मली जो है वो बोलते हैं, क्योंकि ये जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर के नेता है, चाहे जम्मू के हैं चाहे कश्मीर के हैं, कुछ ना कुछ बोल जाते हैं जो कि खबर बनती है, और जम्मू कश्मीर तो वैसे भी खबर के बारे में काफी हॉट है। तो ये एक चैलेंज है जो कि आने वाले दिनों में आने वाला है, और जो यहाँ के जर्नलिस्टों को मैं यही
रिक्वेस्ट करूंगा, एडवाइस करूंगा कि आप पढ़िए और सबसे ज्यादा लिखिए और फील्ड में जाइए। गूगल जर्नलिज्म की तरफ कम टाइम लगाइए कि कमरे में बैठकर वहां से गूगल से आपने देख लिया, वहां से लिख लिया, रिसर्च की और रिसर्च के बाद आपने स्टोरी बना दी। एटलीस्ट विजिट टू द एरियाज वेयर द स्टोरी इज हार्ड स्टोरी। जैसे आपने बताया कि सर्वे या सर्वे बेस्ड स्टोरी हो या कोई ऐसी, अगर कोई मतलब ऐसी स्टोरी हो जिसकी वजह से ये वो लाइमलाइट में आ जाए, या कोई पॉजिटिव सवाल पूछ के हमें उनसे कोई ऐसा इरिटेटिंग सवाल भी पूछना पड़ेगा जिससे वो खुद ब खुद अपना जो, जैसे आपने बताया। लेकिन क्या ये आपको क्या लगता है कि जो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बहुत जबरदस्त अंतर है? तो जैसे आज के डेट में प्रिंट का सुनने में आया, या हम भी खुद भी देख रहे हैं, हम खुद भी प्रिंट से जुड़े हैं, तो कहते हैं कि प्रिंट का इतना वैल्यू नहीं है। तो क्या लगता है आपको ये बात कहां तक सही है? लेकिन दूसरी बात ये है कि अगर हम प्रिंट का जो शेल्फ वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो क्या लगता है आपको, जो हम आपसे बात करेंगे या जो हम प्रिंट की बात करेंगे, तो उसके बारे में आपके ख्याल क्या है? जी वानी साहब, अभी जैसे अभी के माहौल में बताऊं, प्रेजेंट सिचुएशन में प्रिंट का काफी डाउन हुआ है। चाहे वो मैगजीन देख लीजिए, बड़ी बड़ी मैगजीन्स है, मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े बड़े अखबार जो है, जो कि नेशनल लेवल का अखबार जो हम बोलते हैं, स्टेट की बात नहीं मैं बताता हूँ, जो कि जिनका इम्पैक्ट होता था, अभी भी है इम्पैक्ट, उनका सर्कुलेशन कम हो गई है। कारण ये है कि रेवेन्यू जो है, जो एडवर्टाइज रेवेन्यू है, वो प्रिंट से सोशल मीडिया की तरफ बढ़ गया है और मेरे ख्याल से 27% जो है रेवेन्यू डाइवर्ट हो गया है टुवर्ड्स, ये पुरानी फिगर है, थोड़ा सा मे बी और चेंज हो गया हो। और लोग जो है अब सोशल मीडिया को ऐड दे रहे हैं, एक कॉमन आदमी को ऐड दे रहे हैं, जो कि कॉमन आदमी छोटे छोटे रील्स बना रहा है, छोटे छोटे प्रोग्राम्स बना रहा है, छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्री बना रहा है, उसको पैसा दे रहे हैं और उनको बनी बनाई खबर बन रही है, उसमें ऐड डाल दी है आपने 10 सेकंड की, तो उसको पैसा मिल रहा है। तो अभी जो है प्रिंट का अभी कम हुआ है, बट अभी भी नाम तो है, जो ब्रांडेड बड़े बड़े अखबार हैं उनका भी अभी भी इम्पैक्ट स्टोरी होती है, चाहे उनकी सर्कुलेशन कम हुई है, चाहे उनका जो है एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू कम हो गया है, बट इम्पैक्ट अभी भी है। अभी भी आप देखिए कि चाहे कोई भी अखबार है जो अच्छा अखबार है, मैं किसी का दाम नहीं लेना चाहता हूँ, कि उनकी अगर एक स्टोरी जो फ्रंट पेज की लाइन या पूरा बैनर स्टोरी हो, तो वो पार्लियामेंट को हिला देती है और उसका मैटर करता है। और इलेक्ट्रॉनिक जो है वो इसका इम्पैक्ट इमीडिएट इम्पैक्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक का, मतलब अभी चलाया फिर शाम को खत्म, हाँ शाम को खत्म हो जाएगा। अभी तो जब हमने जर्नलिज्म शुरू किया था, टीवी जर्नलिज्म शुरू किया था, उस वक्त तो ये था जो खबर चल गई उसके बाद मिलती नहीं थी। अभी तो आपके पास YouTube है, आप दोबारा रिवाइज कर सकते हो, दोबारा देख सकते हो उसका YouTube चैनल, जो कंपनी का होगा वो आपका बुलेटिन वही होगा, यू कैन सी इट। और जब आप देखोगे तो उनको उसका फायदा होगा, रेटिंग होगी, जितना आप टाइम स्पेंड होगा उसको फायदा होगा। वो चाहे एडवर्टीजमेंट से फायदा होता है, चाहे वो रेटिंग से फायदा होता है, चाहे वो फेसबुक पे चले जाओ या इंस्टा पर चले जाओ। तो मेरे ख्याल से प्रिंट मीडिया का अभी थोड़ा सा कुछ दौर कम चल रहा है, बट मुझे लगता है खत्म नहीं होगा। चाहे बड़े बड़े अखबार आपने देखा है, जम्मू कश्मीर के अखबार है वो आधे बंद हो गए हैं, उनकी सर्कुलेशन नाम मात्र रह गई है, बट सेटबैक तो है, बट उसके कंपैरिजन में आप देखिएगा तो सोशल मीडिया कितना इंक्रीज हुआ है और उसका इम्पैक्ट जो है वो गांव तक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जब ऐसी मोबाइल शुरू हो गए हैं, अभी टेक्नोलॉजी शुरू हो गई है और इंटरनेट इंडिया में तो इतना इंटरनेट है, गांव तक जा रहा है, तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा है। अखबार पहुंचे अगर कुपवाड़ा में अखबार पहुंच रहा है, वो शाम को पहुंचेगा, दिन में पहुंचेगा। अश्विनी जी, आप मेरे को ये बताइए कि हमारे जो नाजरीन है थोड़ा इनको भी हम ये बता दें कि आज का जो जर्नलिस्ट है इसका वैल्यू कम क्यों हो गया, क्या वजह है ये एज कम्पेयर जब आपने कैरियर को चालू किया? अब जब आपने बोला कि अभी एक वो थे जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का फोन आया, तो वो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला उनकी जो एडिटोरियल से हिल गई, तो क्या वजह है कि आज के डेट में मतलब इम्पैक्ट बहुत कम हो गया जर्नलिस्ट का मार्केट में? जी वो कारण ये है कि जो क्वालिटी ऑफ जर्नलिज्म में जो लोग आ गए हैं, सोशल मीडिया आ गया है। मुझे याद है कि आपने ये सवाल छेड़ ही दिया है। जब हम असेंबली में पहली दफा गए थे, फर्स्ट टाइम असेंबली कवर करने गए थे और डर रहे थे कि असेंबली में जाना कैसे है,
घुसना कैसे और बैठना कहाँ, कैसे बैठा। तो पहला जो रो था जो सीनियर जर्नलिस्ट है यहाँ के JNK के, चाहे वो वेद भसीन था, रोमित्रा जी थे, मलिक साहब थे यहाँ पर, मोहम्मद सईद मलिक साहब थे, JN सत्तू थे, श्याम जी थे, उसके बाद JN रैना थे, PN जलाली थे, बड़े बड़े जर्नलिस्ट, शमीम थे, ये सारे जर्नलिस्ट थे। इनके जो है फ्रंट रो में जो है नाम लिखे होते थे और उन रो के ऊपर फर्स्ट और सेकंड रो पर कोई बैठ नहीं सकता था। तो बात करने की तो बात ही नहीं है। अभी आप असेंबली में अभी जो लोग जा रहे हैं, वो असेंबली अगर 10 बजे शुरू होती है तो 8:30 बजे वहां पर छोटे छोटे लड़के जो है वो पहले 3-4 रो में पकड़ लेते हैं और बैठ जाते हैं। अब जो सीनियर जर्नलिस्ट है वो तो 10-15 मिनट पहले पहुंचेगा असेंबली में, तो वो जैसे वो पहुंचा उसके बाद जगह नहीं होती है, या तो खड़ा रहता है, वो लास्ट रो में ऊपर टॉप पर बैठता है। तो कैटेगराइज अगर किया जाए तो आप जैसे अब असेंबली में 10 बजे शुरू होनी है तो सीनियर जर्नलिस्ट 9:45 बजे, 5 मिनट कम 10, मैं भी जब उन दोनों 9:30 बजे असेंबली होती थी तो मैं 9:25 पर पहुंच जाता था। सबको पता था कि ये इनकी जगह होती है, यहाँ बैठने पड़ते। आज वो नहीं है, वो खत्म हो गया, वैल्यू आपकी खत्म हो गई है। अब वो चीज नहीं है जो जर्नलिस्टों की जो वैल्यू थी। मुझे याद है कि यहाँ के जर्नलिस्ट हैं, शायद आप जो लोग जानते हैं, JN सत्तू होते थे यहाँ पर जर्नलिस्ट, और लंदन टेलीग्राफ में होते थे। और जब वो असेंबली में बाहर चलते थे, शेख साहब भी सामने से आते थे तो वो शेख साहब रुक जाते थे, चाहे फारूकुल्ला होते थे या गुलाम नबी आजाद या कोई भी मिनिस्टर, वो रुक जाते थे। और जब वो लास्ट मोमेंट वो जम्मू में बीमार हुए और हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, तो फारूक अब्दुल्ला उस वक्त घर से जब निकलते थे सबसे पहले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में उनको देखने जाते थे, उसके बाद वो ऑफिस जाते थे। तो बड़ा वैल्यू था। और उस आदमी के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ना उसका कश्मीर में मकान है, ना जम्मू में मकान है। अभी रिसेंटली कुछ साल पहले उनकी वाइफ की डेथ हुई थी जम्मू में, वो अकेली थी, ना बच्चा है, उनका कोई प्रॉपर्टी नहीं है। और नईम अख्तर साहब, बाकी कश्मीर से यहाँ पर बशीर खान साहब जो चीफ जस्टिस रहे हैं, उन लोगों ने उनसे सीखा हुआ है और उन्होंने ही उनका दाह संस्कार किया वहां पर। और ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे आपको। और सत्तू साहब को डर लगता था उनके साथ बात करने, और इंग्लिश की क्या लिखते थे, कॉमा और फुल स्टॉप। एक दफा उन्होंने मुझे कॉपी दी टेलीग्राफ ऑफिस में जमा कराने के लिए, और वहां पर फुल स्टॉप की जगह कॉमा लग गया था। और उन्होंने इतना डांटा मुझे कि आप जर्नलिस्ट हो, आपने देखा नहीं है ये टेलीग्राम जारी है लंदन टेलीग्राफ में। और उसके लिए मेरी कितनी उन्होंने बेइज्जती की, मैं अभी भी याद है मुझे वो चीजें। तो ये चीजें आप अभी अपने जहन में लेके चलते हैं, और जिसकी वजह से आप इतने परफेक्ट बने और इतना अपने मुकाम हासिल किया जर्नलिज्म में। तो अभी अगर हम इससे थोड़ा हटके आपसे और एक बात करें, जैसे आप तो अभी मतलब अभी हाल ही में आप रिटायर हो गए आप इंडिया टुडे ग्रुप से, तो अभी आपने दूसरा फील्ड ले लिया जिसमें आप पढ़ाते हैं लोगों को। तो आप क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वहाँ पे? जैसे जम्मू सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाते हैं, मतलब गेस्ट लेक्चर दे रहे हैं, या वहाँ पे आप परमानेंटली पढ़ाते हैं? तो क्या है वो पढ़ाने का माहौल, उसके बाद जर्नलिज्म करने का माहौल, उसके बाद आपका टीवी का, इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग है, और साथ ही साथ आपका जो प्रिंट में है, ये 3 जगह पे आपने काम किया और कई लोगों को आपने सिखाया भी है, मतलब इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट इंडियन करो। तो अभी वो माहौल, वो जो 3 चीजें जहां पे आपने काम किया, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक्स और पढ़ाने का, तो ये जरा हमारे जो नाजरीन रहेंगे उनको जरा आप जी। रिटायरमेंट के बाद वैसे जर्नलिस्ट तो रिटायर कभी होता नहीं है। मैं इंडिया टुडे ग्रुप से जब रिटायर हुआ तो मुझे उन्होंने रिटायर करने से पहले बोल दिया था कि आप रिटायर नहीं हो रहे हो, आपको एक्सटेंशन देना है। तो 1 साल का मुझे एक्सटेंशन और दिया। फिर कंपनी चाहती थी कि मैं कंटिन्यू करूँ, सेहत की वजह से घर के हालात खराब थे फैमिली में, तो मुझे छोड़ना पड़ा। तो उसके पहले मुझे 1-2 साल से यूनिवर्सिटीज वाले लेक्चर के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर जो है, टीवी जर्नलिज्म के ऊपर लेक्चर बुलाते। तो शायद दोस्तों ने कहा कि यार आप तो रिटायर हो गए हो, तो आप क्यों नहीं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ज्वाइन करते हो। तो मेरे एक अच्छे दोस्त थे, बड़े भाई भी हैं, प्रोफेसर अशोक एमा जी, उन्होंने मुझे कहा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप आइए और हमारे डिपार्टमेंट में हमारी हेल्प कीजिए टेक्नोलॉजी के हिसाब से, और फील्ड जर्नलिज्म के ऊपर बच्चों को, आप क्योंकि टेक्निकल बंदे हो, आपने फील्ड का काम किया, बच्चे से आए। तो मैं 3 साल वहां तक पढ़ाया
अभी पिछले साल मैं छोड़ दिया, घर की हालात ठीक नहीं थे और बच्चों को बड़ा मजा आता था। मैं कहता हूँ कि नौकरी में मैं इतना मजा नहीं आता, तो आई वर्क देयर एज एडजंक्ट फैकल्टी। तो कम से जो वो आपकी जो एक्सपीरियंस थी जर्नलिज्म में, इतनी जबरदस्त एक्सपीरियंस है, तो कम से कम वो आपके जर्नलिज्म में बहुत कुछ सीखे होंगे। बड़ा मजा आता था बच्चों के साथ। आप जब आप बच्चों के साथ काम करते हो, उनको पीटीसी सिखाते हो, उनको स्क्रिप्टिंग सिखाते हो, उनको प्रोडक्शन सिखाते हो, उनको कैमरा सिखाते हो, स्टूडियो में उनको सिखाते हो, तो बच्चों में भी टैलेंट बाहर आना शुरू हो गया। अदरवाइज जब मैं गया था वहां पर, तो बच्चों को खाली जो है वो बुक्स का पता था कि सिलेबस में क्या है। तो हमने उनको सिलेबस, तो मैंने वाइस चांसलर साहब से बोला और एचओडी साहब से बोला कि जो सिलेबस है वो तो ठीक है, वो तो पढ़ा देंगे हम, और उसके बाद जो असली चीज है जो इनको नौकरी में काम आएगा वो है फील्ड जॉब। उन्होंने कहा कि आप फील्ड में इनको कराइएगा। तो हमने उनसे डॉक्यूमेंट्री बनानी शुरू कर दी। आज वो काफी बच्चे, मुझे खुशी होती है, मेरे कांटेक्ट में हैं, अभी भी हैं, काफी लोगों को जॉब मिल गए हैं और काफी अभी स्ट्रगल में हैं। और मुझे बड़ी अच्छी खुशी होती है कि जब बच्चे बोलते हैं कि मुझे सर इस कंपनी में मैंने ज्वाइन कर लिया है और यहाँ पर मुझे ये दिक्कत आ रही है, अगर मैं ये स्टोरी करूँ तो ये कैसे करूँ। तो अभी भी मैं गाइड करता रहता हूँ। एकेडमिक्स में जो है अभी कुछ सालों से काफी जर्नलिस्ट जो है जंप कर रहे हैं, क्योंकि टेलीविजन जर्नलिज्म में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कुछ पोस्ट निकाली हैं जो कि इंडस्ट्री से ली जाती है। उसमें आपको पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, आपको नेट का क्लियरेंस की कोई जरूरत नहीं है। इफ यू हैव ए लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, अबाउट लाइक आई हैव 40 ईयर एक्सपीरियंस, सो आप जा सकते हो और आप वहां पर प्रोफेसर लग सकते हो, आप फैकल्टी मेंबर बन सकते हो। तो मैं उस कैटेगरी में गया जो यूजीसी की गाइडलाइन थी, उसी में मैंने 3 साल वहां काम किया। तो फिर मुझे पिछले साल से मैं नहीं जा पाया वहां पर। अश्विनी जी, इस पॉडकास्ट को खत्म करने से पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये जो आज के यंगस्टर्स हैं, तो अच्छा जर्नलिस्ट बनने के लिए इनको क्या करना चाहिए? मेरी जो सबसे जो एडवाइस है, आप किसी अच्छी जर्नलिस्ट के साथ जुड़ जाइए जिसका नाम हो, उनकी गाइडेंस में काम कीजिएगा 2-3 साल। दूसरा, आप पढ़िएगा, अगर आप अखबार पढ़ रहे हो तो कम से कम 3-4 अखबार, चाहे आप ऑनलाइन पढ़िएगा और चाहे वो आप ऑफलाइन पढ़िएगा। तीसरा जो है, आपको ज्यादा से ज्यादा लिखना चाहिए। आप लिखिएगा, उसको भेजने की कोशिश कीजिएगा किसी भी अखबार में। अगर गलतियां निकालते हैं वहां पर या उसकी एडिटिंग करते हैं, उसका कंपैरिजन कीजिएगा कि जो मैंने लिखा, जो आपने लिखा था, उसमें वो काटा क्या है, क्या एक्स्ट्रा पार्ट क्या काटा है, क्या इंग्लिश ठीक की है कि जो बकवास नामा मैंने लिखा था उसको काटा है। जब आप समझोगे कि मेरी गलती है, मेरी गलती से ये होना नहीं चाहिए था, देन यू विल बी परफेक्ट जर्नलिस्ट। क्योंकि जब तक आप अपनी गलती नहीं मानोगे, और जर्नलिज्म में कभी भी झूठ मत बोलिएगा, पर्टिकुलरली इन टेलीविजन जर्नलिज्म। अगर आपने कोई बड़ी गलती कर दी है, इमीडिएटली इन्फॉर्म योर बॉस और योर चैनल डायरेक्टर को बता दीजिएगा कि ये खबर जो है गलती से चल गई है। नहीं, कभी कभार कि ये भी होता है, कभी कोई सेंसेशनल न्यूज बनाते हैं, वो फिर वो झूठ निकलती है, तो फिर उसकी कुछ की वजह से उसके बाद उसका या तो उसको ऑफलाइन कर दिया जाता है। अभी मैं नाम ही लूंगा, काफी लोगों को ऑफलाइन किया गया, काफी को जॉब से निकाल दिया जाता है। इस तरह के है जो एक दफा जॉब से निकल जाएगा तो उसको फिर नेक्स्ट टाइम कोई जॉब देता भी नहीं है, तो वो खत्म, उसका चैप्टर वही हो जाता है। मेरा एक ही एडवाइस है, जो यंगस्टर्स हैं, चाहे जितने भी यूनिवर्सिटीज के बच्चे हो जो सुन रहे हो इसको, वो पढ़िएगा, सबसे ज्यादा बुक्स पढ़िएगा। अगर आप जम्मू कश्मीर में हैं, जम्मू की पॉलिटिक्स, बॉर्डर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इनको पढ़िएगा, अच्छी तरह पढ़िएगा। एक एंगल में मत पढ़िएगा, डिफरेंट बुक्स पढ़िएगा, और फिर आप देखिएगा कि कौन सा आपको लग रहा है कि ये बुक अच्छी है, और लिखिएगा। जब तक आप लिखोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, और जब तक आपका क्रिटिसिज्म नहीं होगा, आपको सीनियर जर्नलिस्ट आपकी कॉपी ठीक नहीं करेगा। अभी जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसे अखबार हैं, मैं अभी जानता हूँ, पूरी इंडिया में जितने टॉप जर्नलिस्ट हैं वो यहाँ से निकले हुए हैं, जम्मू कश्मीर के अखबारों से निकले हुए हैं, जिन्होंने अपना नाम कमाया हुआ है। तो वो काफी लोग हैं जिन्होंने सीखा हुआ है, आज भी वो सीख रहे हैं। मैं भी सीख रहा हूँ। अभी भी यंगस्टर जर्नलिस्ट आते हैं तो मुझे कोई दिक्कत आती है, मैं उनसे पूछ लेता हूँ, यार ये कैसे हुआ ये,
तो सीखने वाले में कभी ईगो नहीं रखना चाहिए। इवन दो यू आर ए वेरी एज में आप बड़े हो या सीनियरिटी में हो, आप छोटे बच्चे से, छोटा 18-20 साल का बच्चा है, वो आपको टेक्नोलॉजी सिखाएगा। अब सीखना चाहिए हमें, इसमें कोई नहीं है। जर्नलिस्ट कभी रिटायर नहीं होता है। जर्नलिस्ट को हमेशा क्रिटिसाइज सहना चाहिए और उसको अपने सुधारना चाहिए। तो ये क्रिटिसाइज जब तक ना हो तो क्रिटिसाइज से ये स्ट्रांग बनता है आदमी। दूसरा उसका जो रेक्टिफाई, अपनी खुद उसकी गलती हो रही है तो इसमें कोई बुरा भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि कब्र, वो हम जैसे बोल रहे हैं कि कब्र तक, जब तक कब्र में घुसेगा नहीं तब तक सीखना है, तो उसमें कोई मतलब सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे बच्चा हो या बुढ़ा हो, सीखने में कोई दिक्कत नहीं है किधर से। डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो या जर्नलिस्ट हो, ये कभी रिटायर नहीं होते हैं। लास्ट मोमेंट में देखा है कि लास्ट मोमेंट तक जो कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं। और जर्नलिस्ट जो है, जब आपकी कलम में जान हो, आपको कोई रोक नहीं सकता है, आप कभी डरोगे नहीं कभी, और आपको लास्ट मोमेंट तक आपकी इनकम आएगी और आप आर्टिकल लिखिएगा, आप लेक्चर दीजिएगा, आप स्कूल में जाइएगा। मैं भी कहीं जाता हूँ, अभी मैं महाराष्ट्र में गया था 1-1.5 महीना, मैं 2-3 यूनिवर्सिटीज में, वहाँ कॉलेज में लेक्चर देखे, अच्छा लगा मुझे महाराष्ट्र के बच्चों के साथ जुड़ने का, वहाँ के स्टाफ के साथ जुड़ने का। तो आप जम्मू कश्मीर के बारे में अगर आपको नॉलेज है पूरी, आप उनको बता सकते हो कि कश्मीर के बारे में ये चीजें हैं, क्योंकि लोगों को पता नहीं है। तो इट डिपेंड्स ऑन ऑल द नॉलेज यू हैव। चलिए अश्विनी जी, हमारे साथ बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरी बात, हमारे जो नाजरीन है वो आपकी जो एक्सपर्टीज है इनसे फ़ायदा उठाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आपसे बात करते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना है।